एक आदमी जो पिछले 21 साल से मुंबई में स्ट्रगल करता रहा, लेकिन आज तक उसके पास खुद का घर नहीं है। एक वक्त ऐसा भी आया जब नाकामयाबियों से थककर वो अपना सपना छोड़कर वापस वाराणसी लौट गया, लेकिन दिल के किसी कोने से फिर से एक आवाज आई। फिर एक दिन फिर एक नए टैलेंट शो को जीतकर उसने वापस मुंबई की तरफ रुख किया। डायरेक्टर से मिला, ऑडिशन दिए, लेकिन सिर्फ छोटे मोटे रोल्स मिलते रहे। लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान उसकी एक्टिंग का दीवाना है। और फिर आई एक फिल्म जिसके डायरेक्टर ने साफ कह दिया कि अगर ये आदमी लीड रोल नहीं करेगा तो मैं ये फिल्म ही नहीं बनाऊंगा। उस रोल के लिए उसने 2.5 साल तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली, खून पसीना बहाया, और फाइनली वो बंदा ऐसा बन गया कि जिसे लोग नाम से भले ना पहचान पाए, लेकिन उसके काम से उसे पहचानने लगे, उसके स्ट्रगल के लिए उसे रिस्पेक्ट करने लगे। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हम विनीत कुमार सिंह की ही बात कर रहे थे। लेकिन आज हम ऐसे ही कुछ दूसरे एक्टर्स की लिस्ट और लाइफ स्टोरी लेकर आए हैं जिनके लिए बॉलीवुड में इंटर होना एक जंग थी। एक ऐसी जंग जो उन्हें खुद से, किस्मत से, दुनिया से, परिवार वालों से लड़नी थी। इनको अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी फिल्म बनाने के लिए। एक को तो किचन वर्कर्स और मजदूरों के साथ रहना पड़ा, खाने पीने तक के वांदे थे। और कैसे बॉलीवुड माफिया ने इन सब के साथ गंदा खेल खेला, लेकिन इनकी एक्टिंग में इतना दम था कि सामने कोई टिक ना सका। लेकिन तभी ये लोग काफी अंडररेटेड है। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इससे ज्यादा बेटर और डिटेल वीडियो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये वीडियो कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, क्योंकि किसी के स्ट्रगल और टैलेंट को रैंक करना इम्पॉसिबल है। इस वीडियो में हम 5 अंडररेटेड एक्टर्स की बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी कहानी आपको कुर्सी से बांध के रखेगी। वाराणसी से आने वाले विनीत ने सिर्फ अपने एक्टिंग के टैलेंट से नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रगल से भी लोगों का दिल जीता है। आपको पता है, जब आलिया भट्ट महेश भट्ट की गोदी में बैठी होती थी, तब से विनीत मुंबई में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आलिया एट दैट टाइम महेश भट्ट सर के, मतलब आलिया की जो भी एज थी, मतलब गोद में बैठती थी। उस समय भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं आज भी स्ट्रगल कर। 21 साल मुंबई में बिताने के बाद भी उनके पास खुद का घर नहीं है, और ये उनके स्ट्रगल का लेवल दिखाता है। और यहाँ दिन भर स्ट्रगल करता था और शाम को महेश जी के ऑफिस चला जाता। थोड़ी देर वहाँ पे रहता था, कुछ खावा लिया। शाम को लोग नाश्ता वाश्ता करते थे तो मैं कुछ खा लेता था। मेरे पास लिमिटेड पैसे हुआ करते थे। घर पे नहीं बताता था कि मेरा ये हाल है, नहीं तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे सब। वो देख ही नहीं सकते कि भाई ऐसे रह रहा है। तो मैं बताता नहीं, मैं बोला नहीं सब बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। वेट लूज हुआ होगा। हाँ, वेट तो सब कुछ होता था, वो सब प्रायोरिटी थी ही नहीं। इतना बड़ा मेरे कमरे में शीशा ही नहीं था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ उसे देख सकूं। 2006 में एक ऐसा वक्त भी आया था जब विनीत कुमार साहब मुंबई में लंबे स्ट्रगल और नाकामयाबियों का सामना करने के बाद वाराणसी लौट गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डोंट स्टॉप। बस वही जज्बा उनके अंदर जिंदा था। एक्टर बनने का सपना अभी भी बाकी था, और इसी सपने ने उन्हें वापस मुंबई लाकर खड़ा कर दिया। फिर ये सुपरस्टार टैलेंट शो के विनर भी बने, और उसके बाद ये मिले डायरेक्टर महेश मांजरेकर से, जो इन्हें अपनी मराठी और हिंदी फिल्मों में, जिनमें अमिताभ बच्चन और जॉन अब्राहम स्टारर विरुद्ध भी शामिल है, असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे पहला मौका देते हैं। फिर उन्होंने डेब्यू किया हम सब की फेवरेट चाइल्डहुड फिल्म चैन कुली की मैन कुली से, पर उनके करियर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद थोड़ा मोमेंटम पकड़ा। लेकिन ब्रेक थ्रू मिली मुक्केबाज, जिसमें अनुराग कश्यप ने क्लियर कर दिया कि अगर विनीत लीड रोल नहीं करेंगे तो फिल्म नहीं बनेगी। इस रोल के लिए विनीत ने 2.5 साल तक बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ली, खून पसीना सब लगाया। 1 मिनट बात हुई होगी हमारी। विनीत, मैंने पढ़ी, मैं पिक्चर बना रहा हूँ और तुमको लेके बना रहा हूँ। पक्का? हाँ पक्का, लेकिन सुनो, तुम बॉक्सर नहीं बनोगे तो मैं पिक्चर नहीं बनाऊंगा, और स्क्रिप्ट में मैं मेरे हिसाब से चेंजेस करूंगा। मतलब स्क्रिप्ट आपके पास है, जो करना है करिए। हाँ, मैं बॉक्सर बनूंगा, ये बोला और हमारा फोन कट हुआ। अगली मुक्केबाज और अब छावा, हर फिल्म से उन्होंने ऑडियंस का दिल जीत लिया अपनी एक्टिंग से। और अभी इनका कभी कलश का रोल काफी चर्चे में है, और उनको वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो वो डिजर्व करते हैं। कभी कलश के बाद अब बात करते हैं औरंगजेब का किरदार निभाने वाले ऑस्कर विनर एक्टर जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन अक्षय खन्ना की, जो अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं। ना उन्हें सक्सेस की भूख है, ना फिल्म करने का जुनून। इतना ही नहीं, अगर प्रोडक्शन हाउस और उनके घर के बीच थोड़ा भी ज्यादा फासला हो तो वो वहां तक जाने की तकलीफ भी नहीं करते। Monday to Friday he's in Bombay, then he goes to Alibag. Nothing. If he's winning an Academy Award on Saturday, he will not come back because he's in Alibag on Saturday. Yesterday we had a cast and crew screening for a film where everyone is saying he's done outstandingly. He said it's too far. I can't come, and it's 9 p.m. I'll be asleep by then. I'm like, here, we're in a zone of vanity. I'll go anywhere to see something that I've created, you know, and no matter what time it is. So again, I ask you, please answer my question. Why are you like this? यशराज is too far. I live at Malabar Hill. अक्षय खन्ना की लाइफ मुझे हॉलीवुड एक्टर जोकिन फिनिक्स जैसी लगती है। ना कंट्रोवर्सी, ना कुछ, टाइम टू टाइम कल्ट मूवीज का पार्ट बनते रहना, अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लेना और गायब हो जाना। अक्षय खन्ना फेमस एक्टर विनोद खन्ना के बेटे हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपने पिताजी के नाम का सहारा नहीं लिया। काम के लिए कभी फैमिली बैकग्राउंड यूज नहीं किया। अपनी पहचान उन्होंने खुद बनाई बिना किसी सपोर्ट से, सिर्फ अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर। इन्होंने डेब्यू किया था हिमालय पुत्र फिल्म से, जिसे इनके पापा विनोद खन्ना जी ने प्रोड्यूस किया था, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर बुरी पिटी, जिसके कारण इनके पापा ने इनके
उनके साथ अगली फिल्म जो पहले से लॉक कर रखी थी वो बना नहीं पाए। और फिर अक्षय खन्ना पार्ट बने जेपी दत्ता की बॉर्डर से सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह भान के रोल में, जिसे पहले अक्षय कुमार, सलमान खान, अजय देवगन जैसे एक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अक्षय खन्ना ने इस रोल में जान डाल दी और उसके बाद सुभाष घई की ताल में भी ये चर्चा का विषय बने रहे। और हंगामा का जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन और 30 मार खां और अतीश कपूर तो आइकॉनिक है ही। अक्षय खन्ना ने कुर्बान और तारे जमी पर जैसी बड़ी फिल्में बिना किसी हेजिटेशन के रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ना उन्हें पहले आने की चाह थी ना आखिर रह जाने का डर। लास्ट डिकेड उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया और फिर डिसूम से बॉलीवुड में कमबैक किया। और ऐसा कमबैक की दुनिया याद रखे दृश्यम 2 सेक्शन 375 और अब छावा। इसमें औरंगजेब बने अक्षय खन्ना को देखकर लोग पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में बहुत हद तक घुस चुके थे। 148 करोड़ की नेटवर्थ के साथ अक्षय खन्ना सिर्फ 2.5 करोड़ की फीस लेकर छावा के लिए चर्चे में रहे। 27 इयर्स में 22 फ्लॉप्स का सामना करने के बावजूद उनकी नेटवर्थ विकी कौशल के 140 करोड़ से भी ज्यादा है। कोई कह रहा है कि विकी ने भेज दिया, कोई विनीत कुमार की प्रशंसा कर रहा है, तो किसी को अक्षय खन्ना सबसे अच्छे लगे। वैसे आप हमें कमेंट में भी बताना कि आपको किसकी एक्टिंग सबसे बेहतर लगी। बहुत कम लोग जानते हैं जयदीप की असली कहानी, स्ट्रगल से सक्सेस तक वो सफर जो सच में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। एक तो ये पॉजिटिव वर्ड ने जो बर्बाद किया ना शहर को, ऑलवेज बी पॉजिटिव, घंटा पॉसिबल नहीं है, बी वल्नरेबल, डरा हुआ हूँ, आज भी घबराया हुआ हूँ। एवरी डे शाम को जाते तो लगता है कि आज जो किया वो सही नहीं था। जयदीप हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। पहले उनका सपना था फौज में जाने का, लेकिन जब एसएसबी के कई अटेम्प्ट्स फेल हुए तब उन्होंने रुख किया एक्टिंग की तरफ। स्टेज पर एक्टिंग शुरू की, पंजाब और हरियाणा में प्लेस किए और उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII पुणे में एडमिशन भी ले लिया। ये वही FTTI है जहां से राजकुमार राव और विजय वर्मा जैसे एक्टर ने अपना सफर शुरू किया था। 2008 में ग्रेजुएशन के बाद जयदीप मुंबई आए, लेकिन बिना किसी मेंटर या इंडस्ट्री कनेक्शन के उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। उन्होंने बसेस लेना छोड़ दिया क्योंकि गर्मी और भीड़ से परेशान हो जाते थे। खुद के खर्चे बचाने के लिए वो मॉल्स में जाके फ्री AC में टाइम बिताया करते थे। जयदीप जी का कहना था कि खाना चाहे बेशक एक रोटी कम खाऊंगा, लेकिन बस में गर्मी नहीं सहूंगा। सोचो इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपना जज्बा नहीं छोड़ा। इस संघर्ष के दौरान उनके FTTI के दोस्तों ने उनका बहुत साथ दिया। राजकुमार राव और विजय वर्मा जैसे एक्टर के साथ उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसका नाम था मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन। ये ग्रुप सिर्फ चैट करने के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे को मोटिवेट करने, ऑडिशन की एडवाइस देने और फेलियर के बाद हिम्मत बनाए रखने के लिए थी। ये कुछ पंचायत के वो हाई वाले ग्रुप जैसा था। जयदीप कहते हैं कि दोस्तों के साथ मिलकर ये सफर थोड़ा आसान हो गया। जयदीप का पहला बड़ा ब्रेक आया गैंग्स ऑफ वासेपुर से। शाहिद खान का रोल उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि सबका ध्यान उस पर गया। लेकिन आयरनी ये थी कि ब्रेक थ्रू के बाद भी उन्हें सिर्फ विलन के वियर्ड रोल्स मिलते रहे। सक्सेस तुरंत नहीं मिली। फिर आई राजी, जिसमें खालिद मीर के रोल में उन्होंने इतनी परफेक्शन के साथ काम किया कि ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों इंप्रेस्ड हो गए। लेकिन इस रोल को जयदीप अलाहाबाद असल में करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें वो फिट नहीं होंगे। लेकिन डायरेक्टर को उन पर पूरा भरोसा था और आखिर में उन्होंने फाड़ के रख दिया। इनको राजी के बाद तो कई फिल्में ऑफर नहीं आई, लेकिन पाताल लोक के बाद मोर देन 100 टॉप्स रोल्स ऑफर हुए। और 2020 में ही पाताल लोक इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी के रोल में जयदीप ने वेब सीरीज की दुनिया में धमाका कर दिया। उन्हें फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला और फाइनली बॉलीवुड ने उन्हें एक लीड एक्टर के रूप में पहचाना। पाताल लोक सीजन 1 के लिए जयदीप अलाहाबाद साहब को 40 लाख मिले, लेकिन सीजन 2 के लिए उन्हें सीधा 20 करोड़ मिलने की खबर आई। ये सुनकर जयदीप साहब की हंसी छूट गई और वो कहने लगे कि है कहाँ ये पैसा, गया कहाँ इतना पैसा। मतलब वो न्यूज बिल्कुल ही फेक थी। लेकिन सीजन 1 की सक्सेस के बाद सीजन 2 के लिए उन्हें मोटी रकम मिली जरूर। जयदीप कहते हैं कि एक्टर सिर्फ अपने काम और आर्ट पे ध्यान दे, फेम तो बस एक बाय प्रोडक्ट। वैसे सेम बात बॉलीवुड का एक और एक्टर भी कहता है, और वो कौन है वो आप हमें कमेंट करके बताना। और आज जयदीप अलाहाबाद एन एक्शन हीरो और महाराज जैसी प्रोजेक्ट में अपनी वर्सेटैलिटी दिखा चुके। जब लाइफ में स्ट्रगल्स अलग होती थी याद आती है, बिल्कुल आती है। अब कैसे स्ट्रगल्स है? अब तो उस वक्त अगर ये बात सोचते कि ये चीजें स्ट्रगल लगेंगी, उस वक्त तो अगर इसमें इसका एक छटाक भर भी मिल जाता ना तो ऐसा लगता अरे बस लाइफ सेट हो गई। रणदीप हुड्डा ने 2025 में डी कंपनी से अपना डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद उनके करियर एक लंबे टाइम के लिए स्ट्रगल करता रहा। काफी फ्लॉप सीन्स और काफी कम अपॉर्चुनिटीज की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा। हालात तो ये हो गई कि उन्हें अपनी चीजें बेचनी पड़ी, अपनी कार तक। पर एक चीज जो रणदीप ने कभी नहीं बेची वो थी उनकी हॉर्सेस, क्योंकि उनका उनसे इमोशनल कलेक्शन था। डिप्रेशन और आइसोलेशन का फेज भी आया जब बैटल ऑफ सारागढ़ सेल्फ हो गई, और इसके बाद रणदीप को लगा कि जैसे उनकी लाइफ 2 हिस्सों में बट गई है। लेकिन रणदीप ने गिव अप नहीं किया। 2011 में साहब बीबी और गैंगस्टर, और 2012 में जन्नत 2 से उनका कमबैक हुआ और क्रिटिक्स ने उनके काम को अप्रिशिएट भी किया। और 2016 में उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 3 करोड़ तक कर दी। लेकिन अब खबर आ रही है कि ये 20 करोड़ पर फिल्म चार्ज करने वाले। और फिर आई उनकी डायरेक्शनल डेब्यू फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर। इस फिल्म के लिए रणदीप ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि अपनी फैमिली से मिली प्रॉपर्टीज तक बेच दी, अपना वजन एक्सट्रीम लेवल तक कम किया और इंजरीज के साथ भी काम करते रहे। हॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी पहुंच बनाई। एक्सट्रैक्शन में क्रिस हेम्सवर्थ के अपोजिट काम किया और फिर ऑथेंटिक टैलेंट एंड लिटरली मैनेजमेंट के साथ साइन करके अपना हॉलीवुड सफर भी शुरू
शुरू किया। रणदीप का कहना है कि इंट्रोस्पेक्शन, रेजिलियंस और उनका पैशन उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रखता है। वो अपनी लाइफ और करियर को एक साइकोलॉजिकल नजरिए से देखते हैं, एक कदम एक वक्त पर। हर्षवर्धन राणे की कहानी एकदम इंस्पिरेशन से भरी है। राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में पैदा हुए उन्होंने अपनी एक्टिंग के सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ 200 रुपए लेकर घर छोड़ दिया था। मुंबई में उनके शुरू के दिन काफी मुश्किल भरे थे। कभी वेटर बने, कभी डिलीवरी बॉय, कभी एसटीडी बूथ पर 10 रुपए पे काम भी किया, बस जिंदगी चलाने के लिए। उनके लिए क्लीन, सोपर, वॉशरूम तक एक्सेस मिलना बहुत ही लग्जरी थी। वो किचन वर्कर्स और मजदूरों के साथ रहते थे। फाइनेंशियल स्ट्रगल के साथ साइकोलॉजिकल बैटल भी लड़ते रहे, लेकिन हर्षवर्धन ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनके एक्टिंग करियर तेलुगु सिनेमा से शुरू हुई और उस फिल्म का नाम था थकीता थकीता, और फिर बॉलीवुड में एंट्री मानी सनम तेरी कसम के साथ। मजेदार बात तो यह है कि जॉन अब्राहम ने उनके टैलेंट तब पहचाना जब वो एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करते थे। जो चीज हर्षवर्धन को दूसरों से अलग बनाती है वो है उनका नजरिया। उन्होंने कभी अपने स्ट्रगल को बोझ नहीं समझा, बल्कि लाइफ का एक हिस्सा माना, जो उन्हें और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। और यही असली जिंदगी का एक्सपीरियंस उनके परफॉर्मेंस में भी दिखता है, जो उनके कैरेक्टर्स को और रिलेटेबल बनाता है। जैसे कि इन देयर फ्रॉम सनम तेरी कसम, जिसके पाने के लिए हर्षवर्धन राणे को मेकर्स के सामने भीख तक मांगनी पड़ी, क्योंकि वो ऑडिशन के लिए 4 महीने लेते थे और रेहान भट्ट को इन देर के लिए साइन कर लिया गया था। लेकिन हर्षवर्धन को काफी विनती करने के बाद एक और ऑडिशन का मौका मिला, जो इतना बढ़िया था कि इनको फटाक से साइन कर लिया मेकर्स ने। इस फिल्म को पाने के लिए ऑलमोस्ट भीख मांग रहा हूँ, वो मुझे याद आ रहा था। और फिर उनका मुझे मना कर देना, क्योंकि ऑलरेडी किसी और की कास्टिंग हो चुकी थी, ये मुझे याद आ रहा था। फिर उन्होंने कहा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमारे यहाँ प्लीज़ जाइए यहाँ से। तो फिर मेरा उनसे और ज़्यादा रिक्वेस्ट, प्लीड करना, मतलब ऑलमोस्ट गिर के, कि प्लीज़ मेरा ऑडिशन देख लीजिए, ये सब याद आ रहा था। फिर उन्होंने कहा किसी को, अपने एडी को, रवि जी करके एक असिस्टेंट थे, उनको बोला ले इसका ऑडिशन यार, इसको हटाया। तो मैंने कहा बस मेरा वर्जन देख लीजिए इंदर का, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने उसको देखा है, समझा है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ लोगों को। आज भी हर्षवर्धन राणे अपनी सिंप्लिसिटी और डेडिकेशन के लिए जाने जाते हैं। उनकी इंस्पायरिंग जर्नी पर हमें एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।